हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में जैसे कि हम बात कर रहे थे, मॉर्निंग क्लास में हम एग्रोनॉमी से संबंधित कुछ क्वेश्चंस को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो उसी का सेकंड पार्ट है। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस वन लाइनर ही लिए गए हैं ताकि कम समय में हम ज्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाए। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, शायद आपकी शरीफा नहीं है, लेकिन याद रखना ये क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, सुपरवाइजर में भी पूछा जा सकता है और अदर एग्जाम में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो शरीफा है ये किस परिवार से बिलोंग करता है, मतलब इसकी फैमिली कौन सी होती है, वो भी याद रखिएगा एनोनेसी होती है। शरीफा का परिवार कौन सा होता है, फैमिली कौन सी होती है, एनोनेसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि काफी अच्छे क्वेश्चन है, कई बार आपको ऑलरेडी पूछा गया है एग्जाम में। तो इसका भी आपको याद रखना है कि इटावा अग्रणी परियोजना किस वर्ष शुरू की गई थी। कौन सी याद रखिएगा, इटावा पायलट प्रोजेक्ट। ठीक है, आपने सुना होगा, जो कि अल्बर्ट मेयर के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा, अल्बर्ट मेयर के द्वारा चलाया गया था। और इसकी जो शुरुआत की गई थी, ये की गई थी याद रखिए 1948, मतलब 1948 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, याद रखिए इटावा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत ये की गई थी अल्बर्ट मेयर के द्वारा की गई थी। जैसे कि इसके अकॉर्डिंग दो तीन परियोजना होती है, एक इटावा होती है, एक होती है मार्थेंडम। ठीक है, मार्थेंडम परियोजना जो कि किसके द्वारा चलाई गई थी, स्पेंसर हैस के द्वारा चलाई गई थी। किसके द्वारा, स्पेंसर हैस के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, दोनों को याद रखना, दोनों ही आपको कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे कि समन्वित ग्रामीण विकास योजना कौन सी है। याद रखिएगा कि समन्वित ग्रामीण विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसकी की गई थी 1978, मतलब 1978 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा कुछ क्वेश्चन यहाँ पर परियोजना से लिए गए हैं और ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को साथ रखना कि इटावा जो अग्नि परियोजना है इसकी शुरुआत 1948 में की गई थी और 1978 में किसकी की गई थी, आईआरडीपी। ठीक है, याद रखिएगा आईआरडीपी मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, याद रखना दोनों एक दूसरे से संबंधित है, दोनों को आप आसानी से याद रख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, मतलब नाम तो आपने सुना ही होगा कि आईआईपीआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेज रिसर्च। ठीक है, पल्सेज मतलब दलहन, और दलहन का नाम आते ही आपको याद हो जाना चाहिए, याद रखिएगा कानपुर उत्तर प्रदेश। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, याद रखिए ये क्वेश्चन भी आपको कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कौन सा राज्य रबी मौसम में भी धान की खेती करता है। याद रखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको एक अपवाद स्वरूप क्वेश्चन पूछा गया है कि रबी मौसम में धान की खेती कौन सा राज्य करता है। तब आपको क्या याद रखना है, याद रखिए ओडिशा में किया जाता है। मतलब कौन सा राज्य है जो रबी मौसम में धान की खेती करता है, वो होता है उड़ीसा, होता है ओडिशा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे कि किस फसल में परपरागण होता है। परपरागण मतलब क्रॉस पोलिनेशन। कौन सा, क्रॉस पोलिनेशन। तो याद रखिए मक्का में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है। और ये तो आपको पता ही होगा कि मक्का में दोनों ही पुष्प लगते हैं, नर पुष्प भी लगता है और मादा पुष्प भी लगता है। नर पुष्प को क्या बोलते हैं, याद रखिए टेसल। क्या बोलते हैं नर पुष्प को, टेसल बोलते हैं, वल्लर बोलते हैं। ठीक है, टेसल या वल्लर के नाम से इसके नर पुष्प को जाना जाता है, जबकि मादा पुष्प को सिल्क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखना दोनों वर्ड याद रखना, नर पुष्प को टेसल या वल्लर बोलते हैं और मादा को सिल्क बोलते हैं। और यहाँ पर एक और टर्म पूछी जाती है, मक्का से ही संबंधित है। वो क्या पूछी जाती है, याद रखिएगा कि जो टेसल होते हैं, मतलब जो नर पुष्प होते हैं, उनको हटाने की क्रिया क्या होती है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, बस कॉमन सा एक पॉइंट है ये। आपको क्या याद रखना है कि नर पुष्प को क्या कहते हैं, नर पुष्प को क्या कहते हैं, याद रखिएगा टेसल। तो अगर हम नर पुष्प को हटाएंगे तो उसे क्या बोलेंगे, डी टेसलिंग। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना कि अगर मक्का में नर पुष्प को हटाया जाता है तो उसे हम डी टेसलिंग बोलते हैं। डी टेसलिंग मतलब नर पुष्प को हटाना, डी टेसलिंग मतलब नर पुष्प को हटाना। ठीक है, याद हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि एम्फी डिप्लॉइड फसल कौन सी है। ठीक
ठीक है, ये ऑप्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसमें एम्फी डिप्लॉयड कौन सी है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शंस थे उनमें से आपका राइट आंसर क्या माना गया था, याद रखिएगा गेहूं फसल। क्योंकि आपको पता होगा गेहूं फसल क्या होती है, हेक्साप्लॉइड या एम्फी डिप्लॉयड फसल होती है। गेहूं फसल क्या होती है, याद रखिए एम्फी डिप्लॉयड या फिर हेक्साप्लॉइड वेराइटी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थिति याद रखिए इम्फाल मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, याद रखिए इम्फाल मणिपुर में स्थित है। ठीक है, याद रखिए यहाँ पर आपसे क्या पूछा है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। इसके साथ साथ एक और यहाँ पर याद रखना, अगर आपको कोई पूछ लेता है कि जो फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी और कब की गई थी, ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है ना, इसी से संबंधित है वो भी क्वेश्चन। तो वहां पर आपको क्या याद रखना है, याद रखना है GBPAU। क्या याद रखना है, GBPAU मतलब गोविंद वल्लभ जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो फर्स्ट थी। इसकी शुरुआत मतलब इसकी जो शुरुआत की गई थी या फिर इसकी स्थापना वर्ष क्या थी, 1960 थी। कहाँ से इसकी शुरुआत की गई थी, पंतनगर। और पंतनगर कहाँ पर स्थित, याद रखिए उत्तराखंड में स्थित है। दोबारा से क्वेश्चन को समझ लीजिए कि अगर आपको कोई पूछता है कि भारत की प्रथम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की स्थापना कहाँ पर वह कब की गई, तो आप क्या बताओगे, गोविंद वल्लभ भाई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो जाता है। तो अगर यहाँ पर मैं आपको पूछूं कि जो फर्स्ट क्या केवीके, तो फर्स्ट केवीके की स्थापना याद रखिएगा राजस्थान की अगर बात करेंगे तो राजस्थान में इसकी स्थापना की गई थी फतेहपुर सीकर में की गई थी। कहां पर की गई थी, फतेहपुर सीकर में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, फर्स्ट केवीके राजस्थान में फतेहपुर सीकर में स्थित है। और अगर फर्स्ट केवीके अगर आपको पूछता है इंडिया में, तो इंडिया में याद रखिएगा पांडिचेरी में स्थित है। कहां पर स्थित है, पांडिचेरी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, वहां पर स्थित है। ठीक है, केवीके से संबंधित दो क्वेश्चन पूछते हैं, एक तो भारत का पूछेगा कि प्रथम केवीके कहां पर स्थापना की गई थी, तो उसकी स्थापना की गई थी पांडिचेरी तमिलनाडु में। और इसकी स्थापना कब की गई थी, अगर सन भी आपको पूछता है तो 1974 में की गई थी। 1974 में कहां पर की गई थी, तमिलनाडु में की गई थी। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आपको पूछूं कि राजस्थान में कब स्थापना की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 1976 में फतेहपुर सीकर में की गई थी फर्स्ट केवीके की स्थापना। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा कि फर्स्ट एग्रीकल्चर कॉलेज है वो कौन सी है। ठीक है, यूनिवर्सिटी नहीं पूछ रहे बल्कि कॉलेज आपको पूछ रहे हैं, तो आपको क्या बताना, याद रखिएगा जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर है जोबनेर में स्थित थी। ठीक है, अब तो ये यूनिवर्सिटी हो चुकी है, लेकिन ये पहले क्या थी, एक कॉलेज थी, और सबसे जो प्रथम कॉलेज थी वो जोबनेर वाली ही थी। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलेज कौन सी थी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेर। ठीक है, कॉलेज अगर आपको पूछता है तो आप क्या बताओगे, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जोबनेर में स्थित थी, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटी हो चुकी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है यहाँ पर कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस वर्ष स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब रीजियोनल रूरल बैंक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, रीजियोनल रूरल बैंक इसे बोलते हैं। और ये क्वेश्चन आपको अभी जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको आप जरूर नोट डाउन कर ले कि भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी, 1975 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपको अभी जो फिलहाल आपकी BHU की एग्जाम हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सी फसल हल्की मिट्टी के लिए उपयुक्त है। ठीक है, तो याद रखिएगा मूंगफली फसल है, तो मूंगफली कहाँ पर लगती है, हल्की मिट्टी, या फिर आप मान सकते हो जो भुरभुरी मिट्टी होती है, कौन सी, जो भुरभुरी मिट्टी होती है उसी में याद रखिएगा ग्राउंडनट अच्छे से ग्रोथ करती है, उनका अच्छे से डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे, जिसमें आपको पूछा गया है निम्न में से कौन सी फसल दलहनी नहीं है। तो ये ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि दलहनी फसल कौन सी नहीं है। लेकिन अब ये बताइए कि क्या यहाँ पर सोयाबीन लिखा हुआ है ये सही है या गलत है। आप सभी जानते होंगे सोयाबीन क्या होता है, एक लेग्यूमिनेसी होता है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है। ठीक है, यहाँ पर पूछा गया था आपको दलहनी फसल कौन सी है, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो आपका राइट आंसर माना गया था वो सोयाबीन को ही माना गया था, जिसका वानस्पतिक नाम क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स।
बॉटनिकल नेम क्या होता है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे कि धान का सबसे अधिक उत्पादन लिया जाता है। तो सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन लिया जाता है राइस का, धान का, ये लिया जाता है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में लिया जाता है। कहाँ पर लिया जाता है, पश्चिम बंगाल में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो इसमें आपको पूछा गया है कि डीएपी में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है। ठीक है, डीएपी में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है। रूप मतलब फॉर्म, रूप मतलब फॉर्म। अब आपको ये तो पता चल चुका है कि डीएपी में फास्फोरस होता है, लेकिन अगर आपको कोई ये पूछ ले कि किस फॉर्म में होता है, किस रूप में होता है, तो पहले आप इसको बोलिए। मतलब डीएपी मतलब डाई अमोनियम फास्फेट। क्या, डाई अमोनियम फास्फेट। या तो आपको फास्फेट में देखने को मिलेगा, ठीक है, डायरेक्ट ऑप्शन में अगर आपको फास्फेट देखने को मिलता है तो बिल्कुल आप उसे क्लिक कर सकते हो, या फिर याद रखिएगा आपको मिलेगा फोस्फोरिक अम्ल। ठीक है, दोनों में से आपको कोई सा भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, दोनों ही आपके राइट आंसर माने जाएंगे। कि जो फास्फोरस है ये किस रूप में होता है, याद रखिएगा फोस्फोरिक अम्ल के रूप में होता है, फोस्फोरिक एसिड के रूप में होता है। किसमें, डीएपी में। और डीएपी में आपको पता होगा कि याद रखिए इसमें नाइट्रोजन भी पाया जाता है, इसमें फास्फोरस भी होता है। अब नाइट्रोजन कितना होता है, फास्फोरस कितना होता है, इसकी मात्रा भी आप बता दीजिए जल्दी से। तो इसमें नाइट्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो 18%, कितनी होती है, 18। और वो कितनी होती है, मतलब फास्फोरस कितनी होती है, वो होती है, याद रखिएगा 46%। ठीक है, फास्फोरस कितना होता है, 46%, नाइट्रोजन होता है 18%। याद रखिए ये मुख्यतः दो ग्रेड में होता है, एक में होता है 18% नाइट्रोजन, एक में होता है 16% नाइट्रोजन। ठीक है, दोनों ग्रेड को याद रखना कि अगर मान लीजिए यहाँ पर 18% नाइट्रोजन दिया गया है आपको, तो फास्फोरस कितना होगा, 46। ठीक है, अगर आपको नाइट्रोजन फर्स्ट ग्रेड दी गई है जिसमें नाइट्रोजन 18% है, तो फास्फोरस कितना होगा, 46%। और अगर आपको सेकंड ग्रेड दी गई है जिसमें नाइट्रोजन कितना है, 16% है, तो इसमें जो फास्फोरस है याद रखिए ये कितना होगा, ये याद रखिए 48% होगा। कितना होगा, 48% होगा। याद रखिएगा दो फॉर्म है इसके, मतलब दो ग्रेड में ये आता है डीएपी, जिसमें एक में 18 46 होता है और दूसरे में क्या होता है, 16 48 होता है। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा। आपको बाई चांस ऐसे भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर नाइट्रोजन 18% है तो फास्फोरस बताइए, या फिर अगर आपको ये पूछ ले कि नाइट्रोजन 16% है डीएपी में तो उसमें फास्फोरस कितना होता है, तो कितना होगा, याद रखिएगा 48% होगा। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को याद रखना, काफी अच्छे क्वेश्चन है और ये आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे कि आलू में अर्ली ब्लाइट रोग किसके द्वारा होता है। तो जब भी याद रखिए ब्लाइट की बात की जाए, मतलब झुलसा रोग की बात की जाए किसी भी फसल में, ठीक है, किसी भी फसल में अगर ब्लाइट की बात करेंगे तो सभी किस जनित होती है, मतलब किससे फैलती है, याद रखिएगा वो फैलती है फफूंद। ठीक है, किससे फैलती है, फफूंद के द्वारा ही फैलती है। ठीक है, किसी की भी बात करेंगे अगर आपको पूछा गया है झुलसा रोग या फिर ब्लाइट रोग, तो ये सभी किसके द्वारा होते हैं, फफूंद के द्वारा ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जिसमें आपको पूछा गया विकृति, मतलब आपने नाम तो सुना ही होगा कि मैंगो में क्या होता है, याद रखिए मैंगो माल फॉर्मेशन होता है। कौन सी डिजीज होती है, आम में मैंगो माल फॉर्मेशन होती है। तो उसी के बारे में यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ऐसा कौन सी फल वृक्ष है जिसमें क्या होता है, मैंगो माल फॉर्मेशन होता है। तो आसानी से बता दो, इसमें तो आपको कोई दिक्कत है नहीं। याद रखिए आम फसल में होती है। ठीक है, आम फसल में मुख्यतः दो प्रकार की मैंगो माल फॉर्मेशन पाया जाता है, एक होता है पुष्प वाला, एक होता है फ्लोरल वाला। नहीं सॉरी, एक होता है याद रखिए शाकीय मतलब वेजिटेटिव वाला। याद रखना सबसे पहले आपको क्या याद रखना है कि आम में मैंगो माल फॉर्मेशन होता है। मैंगो माल फॉर्मेशन मुख्यतः दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा होता है, एक होता है याद रखिएगा फ्लोरल मैंगो माल फॉर्मेशन, एक होता है याद रखिएगा वेजिटेटिव मैंगो माल फॉर्मेशन। ठीक है, दोनों याद रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं, जिसमें आपको पूछा गया कि आणविक प्रजनन पादप प्रजनक को किस प्रकार मदद करता है। तो याद रखिए आपने देखा होगा एक ब्रीडर होता है, क्या होता है, एक ब्रीडर होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप ये याद रखिए कि अगर आपको कोई पूछ ले, अगर आपको कोई पूछ ले कि एक ब्रीडर का क्या काम होता है, ठीक है, जब आप प्लांट ब्रीडिंग पढ़ोगे मतलब पादप प्रजनन, आपकी एक सब्जेक्ट चलती है बीएससी में, जब आप इसे पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि जो प्लांट ब्रीडिंग है, ठीक है, तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा जो किस पर डिपेंड है, प्लांट ब्रीडिंग ब्रीडर पे होती है, प्रजनक पे होती है। और प्रजनक का जो मुख्य उद्देश्य होता है काम करने का वो क्या होता है, याद रखिए ब्रीडर ही
जितने भी मान लीजिए जो भी आपकी फसलें हैं, इनकी जो किस्में रिलीज होती है, ठीक है, जो भी वेराइटी रिलीज होती है, तो इनको रिलीज करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? ब्रीडर के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, वही इन पर रिसर्च करता है, वही एक नई वेराइटी को लेकर आता है और उसी से हमको अधिक या फिर कम क्या होती है, उपज प्राप्त होती है। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है ब्रीडर पर। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे एक ब्रीडर का क्या रोल होता है। तो नई किस्में बनाने के लिए इसका रोल माना गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, लगभग सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जा सकता है कि धान में खेरा रोग किसके कारण होता है? तो ये होता है, याद रखिए, जिंक तत्व की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे कि सरसों में अल्टरनेरिया ब्लाइट रोग किसके द्वारा होता है? तो जैसे कि अभी आपको बताया कि ब्लाइट रोग अगर आपको दिख जाए, ब्लाइट रोग अगर आपको दिख जाए तो किसे होते हैं? याद रखिए, वो होते हैं फफूंद से होते हैं। जैसे कि आलू में हुआ ब्लाइट, ये भी फफूंद के द्वारा, और सरसों में ब्लाइट तो ये भी होता है फफूंद के द्वारा। ठीक है, आसानी से बता देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि पत्तों द्वारा बना खाना किसके द्वारा पौधे के सभी अंगों में भेजा जाता है? आपको ये तो पता है, आपको ये तो पता है कि पौधे क्या करते हैं? पत्तियों की सहायता से क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, मतलब खाना बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? वो क्लोरोफिल आता है, किसमें होता है? पत्तियों में आता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाशीय अभिक्रिया के द्वारा खाना बना लेता है। तो ये जो खाना बन गया है, मान लीजिए पत्ती में बना है, ठीक है, तो इसे पहुंचाना भी तो होगा पत्ती के द्वारा, उसे जड़ में भी पहुंचना है, उसे तने में भी पहुंचना है, अगर उसमें कोई फल बन रहे हैं तो उसमें भी उसको पहुंचना है। तो ये किसके द्वारा होता है? ये जो संपूर्ण प्रोसेस होती है, मतलब जो खाना केवल पत्ती में बना था वो पूरे प्लांट में फैलना चाहिए, तो ये किसके द्वारा फैलाया जाता है? तो ये फैलाया जाता है, याद रखिए, फ्लोएम नामक उत्तक के द्वारा फैलाया जाता है। किसके द्वारा फैलाया जाता है? याद रखिए, फ्लोएम नामक उत्तक के द्वारा फैलाया जाता है। और अगर यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन पूछता है इसके बतौर कि एक जल होता है, ठीक है, जल भी तो पानी ग्रहण करता है, मतलब पौधे जल भी तो ग्रहण करते हैं, तो जल लेने का कार्य जड़ करती है। ठीक है, जल लेने का कार्य जड़ के द्वारा किया जाता है। तो ये केवल जड़ में ही तो सीमित नहीं रहेगा, वो पानी भी संपूर्ण प्लांट में फैलेगा, मतलब पत्ती को भी वो मिलना चाहिए, वो फल को भी मिलना चाहिए, वो तने को भी मिलना चाहिए। तो जल को फैलाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? जाइलम उत्तक के द्वारा। और जो खाना बना था पत्तियों में, उसे पूरे प्लांट में फैलना है, तो उसके लिए सहायता कौन करता है? फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जल को फैलाता है और फ्लोएम खाना को फैलाता है। ठीक है, दोनों में डिफरेंस पता चल चुका है, दोनों का रोल आपको पता चल चुका है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसमें आपको पूछा गया है कि फल किस गैस के माध्यम से पकाए जाते हैं? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, इथाइलिन गैस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर आपको कच्चे फल को पकाना है तो उसके लिए क्या करते हैं? इथाइलिन गैस का हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि सुनहरा चावल मतलब गोल्डन राइस किसका अच्छा स्रोत होता है? तो याद रखिए, गोल्डन राइस की जब भी बात की जाए आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना गया है। किसका माना गया है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत माना गया है। मल्लिका किसकी प्रजाति है? तो मल्लिका याद रखिए आम की प्रजाति होती है। किसकी होती है? आम की प्रजाति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे कि यदि धान के पौधे में मछली का एक जीन डाल दिया जाए तो वह धान का पौधा क्या कहलाएगा? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना कि मान लीजिए आपकी एक कोई भी फसल है, यहाँ पर आपको दे रखा है धान फसल, इसमें हम क्या कर रहे हैं? कोई भी जीव, ठीक है, यहाँ पर तो आपको एक दे रखा है नाम मछली, लेकिन अगर आपको कोई भी जीन दे रखा है, मतलब कोई सा भी ऐसा जीव है, उसकी जीन को निकालकर हम क्या कर रहे हैं? पौधे में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो पौधा बनेगा ना उसे हम क्या बोलेंगे? याद रखिए, ट्रांसजेनिक पौधा बोलेंगे। दोबारा से समझ लीजिए कि अगर आपके पास कोई पौधा है, चाहे वो धान का हो, चाहे वो मक्का का हो, चाहे वो कपास का हो, अगर उसमें किसी भी जीव का जीन ट्रांसफर कर रहे हैं तो जो पौधा हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या बोलते हैं? याद रखिए, ट्रांसजेनिक पौधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसजेनिक पौधा बोलते हैं। जैसे कि बीटी कॉटन, वो भी तो एक ट्रांसजेनिक पौधा है। क्यों? क्योंकि उसमें भी तो एक जीन को ही ट्रांसफर किया गया था। ठीक है, बीटी कॉटन सबसे बेस्ट एग्जांपल आप मान सकते हो। वो क्या होता है? ट्रांसजेनिक पौधा ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे। तो इसमें आपको पूछा गया ब्रेसिका जुन्सिया के अंतर्गत आती है, तो इसके अंतर्गत मुख्यतः राई आती है। ठीक है, राई तो आपने देखी होगी, सरसों से महीन होती है ना, सरसों के जो दाने होते हैं इससे भी महीन दाने होते हैं राई के।
तो आपने सभी ने देखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि IRRI के प्रथम महानिदेशक मतलब DG कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इंडियन राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रथम DG मतलब महानिदेशक कौन थे? डॉक्टर MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे कि उत्परिवर्तित सदैव होते हैं मतलब जो म्यूटेशन होता है, ठीक है, नाम आपने सुना होगा म्यूटेशन। और म्यूटेशन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? हुगो डी ब्रिज के द्वारा दिया गया था। तो जो उत्परिवर्तन होते हैं मतलब जो म्यूटेशन होते हैं ये हमेशा किस प्रकार के होते हैं? याद रखिए, या तो प्रभावी होंगे या नुकसानदेह होंगे। किस प्रकार के होते हैं ये? या तो प्रभावी होंगे या फिर नुकसानदेह होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे कि संकर धान का जनक किसे माना गया है? तो आप सभी को पता है, याद किया, हाइब्रिड राइस। क्या? हाइब्रिड राइस। और हाइब्रिड राइस का जो जनक माना गया है ये माना गया है युआन लोंग पिंग को माना गया है। किसे माना गया है? युआन लोंग पिंग को माना गया है। और ये जो युआन लोंग पिंग है ये कहाँ के निवासी थे? चाइना के थे मतलब चीन के निवासी थे। ठीक है, इसके लिए याद रखना कि युआन लोंग पिंग कहाँ के निवासी थे? चीन के निवासी थे। कहाँ के थे? चीन के। इसलिए आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संकर धान की सबसे ज्यादा खेती कहाँ पर की जाती है? तब भी आपको क्या बताना? याद रखिएगा, चीन। क्यों? क्योंकि इसका जो जनक है वो युआन लोंग पिंग है, जो कहाँ के निवासी थे? चीन के निवासी थे। इसलिए याद रखिएगा संकर धान की खेती सर्वाधिक चीन में ही की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं कि कोशिका का शक्ति ग्रह किसे बोलते हैं? तो ये तो कॉमन क्वेश्चन है, आपको पता होगा, याद रखिएगा, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति ग्रह मतलब पावर हाउस ऑफ सेल किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। किसे बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करेंगे कि जैविक खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एजोला का। और एजोला का जो हम सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं किस फसल में करते हैं? धान फसल में करते हैं। किस फसल में करते हैं सबसे ज्यादा इसका प्रयोग? धान फसल में करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं पर विराम देते हैं। आज हमने काफी क्वेश्चंस यहाँ पर सोल्व किए थे। आई थिंक आपको क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको क्लास पसंद आई है तो यार वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे इसके साथ साथ। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना ताकि अदर स्टूडेंट है उनका भी कुछ हेल्प मिल पाए वीडियो के माध्यम से। तो ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, जैसा भी ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, ठीक है, वहां पर वीडियो को शेयर कर देना ताकि वो भी कुछ यहाँ पर क्वेश्चंस को कवर करेंगे, मतलब क्वेश्चंस को यहाँ पर लर्न करेंगे, उनको भी कुछ याद होगा, उनके लिए भी कुछ बेनिफिट ये वीडियो हो जाएगी। ठीक है, तो हो सके जितना फैला ये वीडियो को, जिससे कि हमारे चैनल को भी ग्रोथ मिलेगी, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और जितने भी नए स्टूडेंट आएंगे उनको भी यहाँ पर कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शेयर कीजिए और हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।